प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक पाश्चात्य अवधारणा आभिजात्यवाद की चर्चा करेंगे। ए.बी. बर्गम ने एक स्थान पर लिखा है, जो स्वच्छंदतावाद को परिभाषित करना चाहता है वह एक खतरनाक पेशे में प्रवेश करता है। इसने बहुतों को अपना शिकार बनाया है। ठीक यही बात आभिजात्यवाद के संबंध में कही जा सकती है। आशय यह है कि रोमांटिसिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद के रूप में प्रचलित है, विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन हर परिभाषा पर संदेह उठाए गए, विवाद का विषय बना, उसकी सीमाएं बताई गईं, उसकी कमियां बताई गईं। और अब स्थिति ऐसी है कि लोग स्वच्छंदतावाद की बात नहीं करते, रोमांटिसिज्म की सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि रोमांटिसिज्म्स की बात करते हैं। यही बात आभिजात्यवाद के संदर्भ में भी कही जा सकती है कि इस तरह से आभिजात्यवाद एक नहीं है, कई हैं, क्योंकि लोगों की धारणाएं उसके बारे में अलग अलग हैं। असल में कहा यह जाना चाहिए कि लगभग पिछले 50 वर्षों से यूरोप और अमेरिका में सिद्धांतों और धारणाओं पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। विद्यार्थियों, हम लोग असल में उस दौर में हैं जहां हर अवधारणा, हर सिद्धांत संदेह का विषय बनाया जा रहा है। इसलिए इस दौर में किसी अवधारणा या सिद्धांत को परिभाषित करने की कोशिश करना असल में एक खतरनाक काम है। इसलिए हम भी इसको परिभाषित करने के बजाय इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। आभिजात्यवाद अंग्रेजी का जो शब्द है क्लासिसिज्म, उसके लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है। हिंदी में इसका 2 रूपों में अनुवाद किया जाता है, आभिजात्यवाद और शास्त्रवाद। ये दोनों प्रचलित शब्द हैं इसके लिए। इस अवधारणा से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं जिन्हें हम संगोत्रीय शब्द कह सकते हैं, जैसे क्लासिक, क्लासिकल और नव आभिजात्यवाद। पहले हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आभिजात्यवाद उस तरह के लेखन को कहते हैं जिसमें निर्मल और प्रशांत सौंदर्य, सुरुचि, संयम, व्यवस्था एवं स्पष्टता दिखाई पड़े। नव आभिजात्यवाद, जो कि न्यू क्लासिसिज्म के लिए प्रचलित है, आभिजात्यवाद के पुनः प्रचलन का द्योतक है। ग्रीक और लैटिन आभिजात्यवाद से आधुनिक काल में फिर से प्रचलित इस प्रवृत्ति के नएपन को रेखांकित करने के लिए इस पद का प्रचलन हुआ। इस अर्थ में नव आभिजात्यवाद आभिजात्यवाद का ही एक नया विस्तार है। क्लासिक ऐसी रचनाओं को कहते हैं जिसने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता का एक चिरस्थायी मानदंड स्थापित किया हो। ऐसी आदर्श रचना जो बार बार पढ़ने और अनुकरण के योग्य हो। यह धारणा किसी युग से बंधी हुई नहीं है, इसलिए एक श्रेष्ठ स्वच्छंदतावादी कृति भी अपने युग की क्लासिक कही जा सकती है। क्लासिकल यूरोप में प्राचीन युग के, विशेष रूप से ग्रीक और रोम के सर्वोत्तम रचनाकारों को कहा जाता है। अब अगर आप इन धारणाओं से संबंधित, जो मैंने मोटे तौर पर उन्हें आपके सामने रखने की कोशिश की, अगर आप उन पर विचार करें तो स्वतः ही कुछ प्रश्न मन में उठकर खड़े हो जाएंगे। जैसे सौंदर्य, सुरुचि और व्यवस्था जैसे गुण तो अधिकांश श्रेष्ठ रचनाओं में होते हैं, तो क्या ऐसी सभी रचनाएं अभिजात्यवाद कोटि के अंतर्गत रखी जाएंगी? इस तरह के प्रश्न एक अवधारणात्मक कोटि के रूप में अभिजात्यवाद को समस्याग्रस्त कर देते हैं। और वास्तविकता यह है कि जब तक अभिजात्यवाद को इसकी विरोधी प्रवृत्ति स्वच्छंदतावाद के सामने न खड़ा कर दिया जाए, तब तक इसकी विशेषताएं स्पष्टता से उभरकर सामने नहीं आती। स्वच्छंदतावादियों को ही असल में यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अभिजात्यवाद के गुणों और विशेषताओं को
ज़्यादा गहराई में जाकर उद्घाटित करने की कोशिश की। और इस तरह से आभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जाता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा आता है, फिर एक जाता है और फिर उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा आता है। मतलब एक तरह की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के रूप में भी इसे ग्रहण किया जाता है। लेकिन एक प्रवृत्ति के रूप में अगर यह देखने की हम कोशिश करें कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो हम होरेस से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। आभिजात्यवाद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राचीन रोम के कवि और आलोचक होरेस को दिया जाता है। वैसे इसका आरंभ अरस्तु के काव्य चिंतन से ही माना जा सकता है। अरस्तु ने त्रासदी और महाकाव्य जैसे काव्य रूपों का गहराई से विवेचन किया। उन्होंने इन विधाओं के नियमों का निर्वचन करते हुए इसके पालन पर बल दिया। उनके विवेचन से काव्य रूपों को स्थिरता मिली, त्रासदी और महाकाव्य को विशेष प्रतिष्ठा मिली। साथ ही काव्य रचना में शास्त्रीय नियमबद्धता और अनुशासन को अनिवार्य माना जाने लगा। आशय यह कि अरस्तु का जो ग्रंथ है पोएटिक्स, उन्होंने उसमें त्रासदी और महाकाव्य का जिस तरह से गहराई से विवेचन किया और अच्छी रचनाओं जैसे होमर, जैसे कि सोफोक्लेस, एस्क्युलस, इन लोगों की रचनाओं का विवेचन करते हुए इनमें जिन जो शास्त्रीय मान्यताएं और समझ और जो नियम कार्य कर रहे हैं, उसका जिस तरह से विश्लेषण और विवेचन करके उन्होंने सामने रखा, तो उससे यह धारणा बनी कि अगर किसी को अच्छा काव्य रचना हो तो उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिन नियमों के आधार पर होमर और सोफोक्लेस जैसे महान रचनाकारों ने काव्यों की रचना की है। बाद में चलकर होरेस ने 65-68 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्स पोएटिका नामक ग्रंथ की रचना की। यह उन्होंने युवा रचनाकारों को शिक्षित करने के लिए इसकी रचना की। उन्होंने इसमें विशेष रूप से अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या की, उनके द्वारा बताए गए नियमों के पालन पर जोर डाला। उन्होंने उच्चस्तरीय काव्य की रचना के लिए प्राचीन ग्रीक के श्रेष्ठ कवियों की कृति के अनुकरण को भी आवश्यक माना। जैसे उनका प्रसिद्ध कथन है, बी होमर्स वर्क्स योर स्टडी एंड डिलाइट, रीड देम बाय डे एंड मेडिटेट बाय नाइट। अर्थात होमर की कृतियाँ आपके अध्ययन और आनंद का विषय होना चाहिए। दिन में आप उसे पढ़ें और रात में उसका मनन करें। वो ये बात युवा रचनाकारों के लिए कह रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, अनुकरण एक महत्वपूर्ण शब्द है अभिजात्यवाद के संदर्भ में और इसकी कई व्याख्याएं प्रचलित हैं। लेकिन इस अवधारणा को अगर आप सकारात्मक रूप में लेना चाहते हैं और लेना चाहिए, असल में अनुकरण शब्द पर अगर हम गौर करें और इसका अर्थ अगर हम ठीक से ग्रहण करें, तो इसका मतलब नकल नहीं है। यह इसका अर्थ अरस्तु के यहाँ भी नकल नहीं है और होरेस के यहाँ भी नहीं है। अनुकरण का मतलब है होरेस के यहाँ कि अगर आप आदर्श रचनाकारों की रचना का अनुकरण करेंगे, उसे आप पढ़ेंगे, उसका अगर आप मनन करेंगे, तो उसकी जो आत्मा है, उसका जो स्पिरिट है, वह आपके अनुभव का हिस्सा, आपकी अनुभूति का हिस्सा बनने लगेगा और एक तरह से उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और उस प्रेरणा से जब आप कविता लिखेंगे, काव्य लिखेंगे, त्रासदी या महाकाव्य की रचना करेंगे, तो फिर उसकी भी यह स्थिति हो सकती है कि वह रचना इतनी श्रेष्ठ हो कि उसे होमर और सोफोक्लेस जैसे रचनाकारों के आसपास रखा जा सके।
इन विचारकों की असल में एक तरह से कहीं न कहीं मान्यता यह भी है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह पहले ही रचा जा चुका है। आप अधिक से अधिक उसके आस-पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए और होरेस का जो दौर है वो रचना के मामले में होरेस को लगा कि ये गिरावट का दौर है। इसीलिए अगर आदर्श रचनाकारों की रचना का अनुकरण किया जाए तो फिर ऐसी रचनाएं रची जा सकती हैं जो उनके आसपास पहुंच सके। अब हम आज अभिजात्यवाद की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसे अगर अभिजात्यवादी कला का अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि यह मूलतः वस्तुनिष्ठ कला है, जबकि स्वच्छंदतावाद जो इसकी विरोधी प्रवृत्ति है उसमें आत्मनिष्ठ दृष्टि की प्रधानता देखने को मिलती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है, इसका आशय यह है कि रचनाकार सिर्फ अपने भावों की, अपने निजी सुख दुख की, अपने आत्मगत भावों की सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि इस जीवन जगत का वस्तुनिष्ठ रूप में वर्णन और चित्रण करता है। जबकि आत्मनिष्ठ दृष्टि की बात यह हुई, इसका अभिप्राय यह है कि आत्मनिष्ठ दृष्टि वाले रचनाकार, उनकी जो दृष्टि है वो खुद तक सीमित रहती है, स्वयं तक सीमित रहती है, और वो अपने मन में चलने वाले भावों का, अपने निजी सुख दुख का, प्रेम का, इनका वर्णन करते हैं। दूसरे जिसकी मैं चर्चा थोड़ा सा कर चुका हूँ कि अभिजात्यवादी परंपरा अनुकरण पर बल देती है, लेकिन अनुकरण के साथ साथ, जैसा कि बाद में टी.एस. इलियट ने इसका विस्तार किया, कि अनुकरण का संबंध अपनी परंपरा से प्रेरित होना है। एक अच्छे रचनाकार में परंपरा उसकी धमनियों में बहना चाहिए, और टी.एस. इलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रतिभा के बीच गहरे संबंध सूत्र की तलाश की। उनके कहने का आशय यह है, और वो अपने को अभिजात्यवादी मानते थे, उनके कहने का आशय यह था कि कोई भी बड़ा रचनाकार जब तक अपनी परंपरा में ठीक से दीक्षित नहीं है, अपनी परंपरा की गहरी समझ उसे नहीं है, तब तक वो महान काव्य की रचना नहीं कर सकता। श्रेष्ठ काव्य में जो श्रेष्ठतम अंश होते हैं टी.एस. इलियट के अनुसार, वहाँ परंपरा की गूंज अनुगूंज मौजूद रहती है। तो इसलिए परंपरा और व्यक्तिक प्रतिभा के बीच गहरा संबंध है। परंपरा विहीन शून्य में व्यक्तिक प्रतिभा का जन्म नहीं हो सकता, मौलिकता का जन्म शून्य में नहीं हो सकता। परंपरा में दीक्षित होकर ही, परंपरा को समझकर ही आप परंपरा का विकास कर सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ मौलिक जोड़ सकते हैं, और तभी असल में उस परंपरा में किसी रचनाकार की अपनी जगह भी बन पाएगी। दूसरे, अभिजात्यवाद कला को स्वतः स्फूर्त सृजन नहीं बल्कि सायास निर्मित कृति मानता है। स्वच्छंदतावादी कवि वर्ड्सवर्थ का यह कथन बहुत मशहूर है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। आशय यह है कि कविता प्रबल भावों की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति होती है। अभिजात्यवाद इस समझ से सहमत नहीं है। अभिजात्यवादी कलाकारों के अनुसार रचना स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं लिखी जाती, स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह एक सायास निर्मित कला है। मतलब यह कि रचनाकार रचना को रचते समय सजग होता है, भाषा के प्रति, बिंबों के प्रति, रूपकों के प्रति, प्रतीकों के प्रति, और रचते वक्त वह यह जांचता चलता है कि वह जो कुछ कहना चाह रहा है वह ठीक से अभिव्यक्त हो पा रहा है या नहीं। वह जिस मानसिक दशा या फिर जिस कथ्य को अभिव्यक्त करना चाहता है उसके अनुकूल शब्द, बिंब, प्रतीक, भाषा
ये बन पा रही है न या नहीं बन पा रही है, उसके अनुरूप भाषा होनी चाहिए, बिंब उसके अनुरूप होने चाहिए, प्रतीक उसके अनुरूप होने चाहिए। इसी तरह से आभिजात्यवाद भावावेग पर नहीं, संयमित अभिव्यक्ति पर बल देता है। मैंने जो वर्ड्सवर्थ का कथन उद्धृत किया उसमें बल प्रबल भावों पर है, भावों की तीव्रता पर है, और तीव्र भावों की अभिव्यक्ति कविता में होती है। किसके की तीव्र भावों की अभिव्यक्ति? तो कवि के तीव्र भावों की अभिव्यक्ति। लेकिन आभिजात्यवाद इससे सहमत नहीं है। आभिजात्यवाद भावों से इनकार नहीं करता, बिना भावों के तो कविता हो ही नहीं सकती, लेकिन भावों की संयमित अभिव्यक्ति पर बल देता है, और साथ ही साथ भाव के साथ साथ विचार तत्व को भी महत्वपूर्ण मानता है। जैसा कि टी.एस. इलियट के चिंतन में आप देख सकते हैं। टी.एस. इलियट ने माना कि महान काव्य में भाव और विचार का सामंजस्य और संतुलन होता है। उन्होंने बल्कि एक अवधारणा निर्मित की जिसे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, संवेदनशीलता का विच्छेद। उन्होंने माना कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो कविता लिखी जा रही थी उसमें भाव और विचार का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। उसके बाद भाव और विचार का सामंजस्य टूट गया है। मतलब एक तरह से यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद यह संबंध टूट गया है, और कभी कविता में भाव की प्रधानता दिखाई पड़ती है, कभी विचार की प्रधानता दिखाई पड़ती है। लेकिन महान काव्य के लिए भाव और विचार के सामंजस्य का होना, उसके संतुलन का होना जरूरी है। अब इस संवेदनशीलता के विच्छेद की धारणाओं से कई जगहों पे असहमति हो सकती है लोगों की, लेकिन मोटे तौर पर इस बात के साथ तो सहमति बनती ही है कि आम तौर पर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर महान काव्य में भाव और विचार का संतुलन और सामंजस्य दिखाई पड़ता है। इसी तरह से आभिजात्यवाद सार्वभौमिक और सार्वकालिक कला की रचना का लक्ष्य अपने सामने रखता है। ऐसी कालजयी कला की रचना के लिए भावबोध की निर्व्यक्तिक अभिव्यक्ति को आवश्यक मानता है। वर्ड्सवर्थ का कथन आप फिर से याद करें, उसमें भाव की तात्कालिक अभिव्यक्ति पर, सीधी अभिव्यक्ति पर जोर अधिक है। टी.एस. इलियट का मानना था कि इस तरह की सीधी अभिव्यक्ति कमजोर कविताओं का लक्षण है। श्रेष्ठ कविताओं की रचना के लिए, कालजयी कविताओं की रचना के लिए भावबोध की निर्व्यक्तिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आशय यह, टी.एस. इलियट के ही शब्दों में कहें तो कलाकार के भोक्ता और स्रष्टा मानस के बीच दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही श्रेष्ठ कला का निर्माण होगा। आशय यह कि श्रेष्ठ कला के निर्माण के लिए रचनाकार के भोगने वाले मानस में और रचने वाले मानस में दूरी होनी चाहिए। एक ऐसी दूरी जिससे कि स्वयं रचनाकार अपने भावबोध को समझ सके, उसका विश्लेषण कर सके, यह समझ सके कि वह इस भावबोध की अभिव्यक्ति से श्रेष्ठ कला का निर्माण हो सकता है या नहीं। ऐसी समझ के लिए खुद अपने भावबोध की तात्कालिकता से दूरी बनाने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, और तब फिर समझकर उसे अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है। और तब जाहिर है कि ऐसी जो अभिव्यक्ति होगी वह सायास अभिव्यक्ति होगी, सजग अभिव्यक्ति होगी। अंतिम बात, आभिजात्यवाद में मनुष्य और मानवीय प्रकृति के बारे में कुछ खास धारणाएं अंतर्निहित रही हैं। आभिजात्यवादी कलाकार मनुष्य की क्षमता और स्वतंत्रता को सीमित मानता है। आशय यह है कि आभिजात्यवादी मानते हैं कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं है। वह इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है।
पूरी धरती को उलट पुलट देने की क्षमता उसमें नहीं है। इसीलिए वह जो कुछ चाहे वो नहीं कर सकता है। इसलिए उसे जो भूमिका सौंपी गई है, उसकी जो शारीरिक मानसिक क्षमता की उस जो हदें हैं, उसके भीतर ही रहकर वह काम कर सकता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे साहित्य के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में, तो यह आभिजात्यवादी मान्यता है कि महानतम कलाओं की रचना प्राचीन युग में ही हो चुकी है। आधुनिक युग के कलाकार, नव आभिजात्यवादी कलाकार उसके समीप तो पहुंच सकते हैं, उसके समतुल्य तो हो सकते हैं, संभवतः उससे अधिक महान काव्य की रचना नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य की क्षमता के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के बारे में एक खास समझ आभिजात्यवाद में है। स्वच्छंदतावाद में स्थिति ठीक इसके उलट आपको दिखाई पड़ेगी। धन्यवाद।